नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक काफ़ी उलझे हुए लेकिन ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स यानी व्यक्तित्व विकार। जी। और इसमें भी हम खास तौर पर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे बीपीडी कहते हैं, उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो MPC 11 ब्लॉक 5 यूनिट 1 नाम के एक अकादमिक लेख से ली गई है। हमारा लक्ष्य है कि इसकी जो खास बातें हैं उन्हें आसान और दिलचस्प तरीके से सामने लाए। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसे सरल रखा जाए, ताकि इस जटिल विषय की एक साफ समझ बन सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आखिर है क्या? जी। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, ये शब्द थोड़ा डराने वाला लग सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जिन्हें पहले कभी-कभी चरित्र विकार भी कहा जाता था, असल में सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के ऐसे गहरे और स्थायी पैटर्न हैं। स्थायी पैटर्न? हाँ, मतलब लंबे समय तक चलने वाले। और ये पैटर्न किसी व्यक्ति की जो संस्कृति है उसकी आम उम्मीदों से काफी अलग होते हैं। अच्छा। ये तरीके आमतौर पर किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता में दिखने लगते हैं, समय के साथ ज्यादा बदलते नहीं हैं और व्यक्ति के जीवन में काफी दुख या कामकाज में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो ये बस मूड खराब होना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जरूरी बात यह है कि ये आमतौर पर किसी एक तनाव भरी घटना की फौरी प्रतिक्रिया नहीं होते। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हुआ और ये हो गया। अच्छा। बल्कि ये धीरे धीरे विकसित होने वाले ऐसे पैटर्न हैं जो लचीले नहीं होते, रिजिड होते हैं और व्यक्तित्व में एक तरह की कह सकते हैं विकृति ले आते हैं। DSM-4 जो एक तरह की गाइडलाइन है, उसमें इन्हें अलग से एक्सेस 2 पर रखा गया था। एक्सेस 2? वो क्यों? ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति के लंबे समय से चले आ रहे व्यवहार के तरीके हैं जो रोजमर्रा के मूड स्विंग्स या तनाव से अलग और ज्यादा गहरे हैं। समझ गई। तो ये सिर्फ मूड खराब होने या किसी एक घटना की प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा गहरे पैटर्न्स हैं। हाँ, लेख में बताया गया है कि इन्हें कुछ समूहों यहाँ क्लस्टर्स में बांटा गया है। हाँ, DSM-4 में 10 मुख्य पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को 3 बड़े समूहों में बांटा गया है, जिन्हें क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर A में वे विकार आते हैं जिन्हें अजीब या सनकी कहा जा सकता है। अजीब या सनकी जैसे? इसमें मुख्य रूप से सामाजिक दूरी या दूसरों पर शक करने वाले पैटर्न शामिल हैं, जैसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जहां व्यक्ति बेवजह दूसरों पर शक करता है, या फिर स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जहां व्यक्ति सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग थलग रहता है। मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ, और रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। एक और है स्किज़ोटाइपल, जिसमें सोच और व्यवहार थोड़ा अजीब होता है, जादुई सोच हो सकती है। अच्छा, ये हुआ क्लस्टर A। और तीसरे क्लस्टर C, वो किस बारे में है? क्लस्टर C चिंतित या भयभीत विकारों का समूह है। चिंता और डर। हाँ, इसमें वे पैटर्न आते हैं जहां डर और चिंता मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति आलोचना या अस्वीकृति के डर से सामाजिक स्थितियों से बहुत बचता है। मतलब पार्टी वगैरह में जाने से कतराना। हाँ, उससे कहीं ज्यादा, मतलब गहरी सामाजिक असहजता। फिर है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है, अकेले फैसले नहीं ले पाता। और इसी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर OCPD भी है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये OCD से अलग है। OCPD और OCD अलग है? कैसे? हाँ, अलग है। OCPD में नियमों, परफेक्शन, कंट्रोल और व्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर होता है। ये लोग बहुत जिम्मेदार लगते हैं, पर उनकी ये सख्ती उनको और दूसरों को परेशान कर सकती है। OCD में घुसपैठ करने वाले विचार, ऑब्सेशंस, और उन्हें कम करने के लिए किए जाने वाले काम, कंपल्शंस होते हैं, जो OCPD में उस तरह नहीं होते। अच्छा, ये अंतर समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्लस्टर A में अजीब या दूरी वाले पैटर्न, क्लस्टर C में चिंता और डर वाले पैटर्न, और बीच का क्लस्टर B। लेख बताता है कि हमारा आज का मुख्य फोकस BPD इसी क्लस्टर में आता है। बिल्कुल। क्लस्टर B को नाटकीय, भावनात्मक या अनियमित विकारों का समूह कहा जाता है। नाटकीय, भावनात्मक, अनियमित, ये शब्द ही काफी कुछ बता रहे हैं। हाँ, इसमें 4 विकार हैं और इन सभी में भावनाओं का तीव्र उतार चढ़ाव, रिश्तों में अस्थिरता और आवेगी व्यवहार, मतलब बिना सोचे समझे काम करना, ये आमतौर पर देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें एक है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जहां नियमों और दूसरों के अधिकारों की परवाह नहीं होती।
दूसरा हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहां ध्यान खींचने वाला नाटकीय व्यवहार होता है। ध्यान खींचने वाला। हाँ, मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना। तीसरा है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहां खुद को बहुत महान समझने और दूसरों से लगातार तारीफ पाने की तीव्र इच्छा होती है। और चौथा है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बीपीडी, जिस पर हम अब विस्तार से बात करेंगे। चलिए अब सीधे बीपीडी पर आते हैं। ये कितना आम है? क्या ये बहुत कम लोगों में होता है या ज्यादा पाया जाता है? असल में बीपीडी सबसे आम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में से एक माना जाता है। सच में? हाँ, मनोरोग क्लिनिक वगैरह में जो मरीज आते हैं उनमें लगभग 15% में ये पाया जा सकता है। और जिन लोगों को कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उनमें से तो लगभग 50% को बीपीडी का निदान मिलता है। 50%? तो बहुत ज्यादा है जी। और आम आबादी में भी इसका अनुमान 3 से 5% तक लगाया गया है, जो कि किसी भी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के लिए काफी ऊंचा आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल। एक और बात जो स्टडीज में सामने आई है वो ये कि बीपीडी से पीड़ित लोगों में लगभग 2/3 महिलाएं होती हैं। 2/3 महिलाएं? इसका कोई खास कारण पता है? देखिए, इसके कारण पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ कहते हैं कि शायद महिलाएं मदद मांगने ज्यादा जाती हैं, या निदान के तरीकों में कुछ बायस हो सकता है। कुछ जैविक या सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, पर अभी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, तो ये काफी लोगों को प्रभावित करता है। इसका नाम बॉर्डरलाइन क्यों पड़ा? क्या इसका मतलब है कि ये किसी और बीमारी की सीमा पर है? हाँ, ये नाम की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। ये नाम 1938 में एडोल्फ स्टर्न नाम के एक मनोचिकित्सक ने दिया था। 1938 काफी पुराना नाम है। जी, उस समय उन्हें लगा कि ये मरीज न तो पूरी तरह न्यूरोसिस, मतलब जैसे चिंता विकार वगैरह होते हैं, उनके दायरे में आते हैं, न ही पूरी तरह साइकोसिस जैसे सिजोफ्रेनिया। उन्हें ये दोनों के बीच की सीमा यानी बॉर्डरलाइन पर लगे। अच्छा, तो इसलिए बॉर्डरलाइन। हाँ, हालांकि आज बीपीडी की समझ काफी बदल गई है और अब फोकस अस्थिरता, पहचान के मुद्दों, रिश्तों की दिक्कतों पर है। लेकिन ये पुराना नाम ही अब तक चला आ रहा है। दिलचस्प है कि नाम पुराना है पर समझ नहीं है। तो आज की समझ के हिसाब से बीपीडी का अनुभव कैसा होता है? इसके मुख्य लक्षण क्या है? क्या चीजें हैं जो इसे परिभाषित करती हैं? देखिए, बीपीडी का जो मूल अनुभव है, जो सबसे मुख्य बात है, वो है अस्थिरता। अस्थिरता? किस तरह की अस्थिरता? ये अस्थिरता कई स्तरों पर दिखती है। रिश्तों में अस्थिरता, अपनी छवि या पहचान को लेकर अस्थिरता, भावनाओं में जबरदस्त उतार चढ़ाव वाली अस्थिरता, और व्यवहार में भी अस्थिरता। DSM-4 के अनुसार निदान के लिए 9 लक्षणों में से कम 5 का लंबे समय तक मौजूद होना जरूरी है। 9 में से 5? अच्छा, कौन से हैं ये 9 लक्षण? इन लक्षणों को देखें तो एक पैटर्न उभरता है। पहला है अकेले छोड़े जाने का तीव्र डर। डर? किस तरह का डर? मतलब परित्याग का डर, अबैंडनमेंट का। चाहे वो डर असली खतरे पर आधारित हो या सिर्फ काल्पनिक हो, उससे बचने के लिए व्यक्ति कुछ भी, मतलब उन्मत्त प्रयास कर सकता है। दूसरा, इसी से जुड़ा है रिश्तों में भारी अस्थिरता। रिश्ते बहुत तीव्र होते हैं, पैशनेट होते हैं, लेकिन वे बहुत अच्छा यानी आदर्शीकरण और बहुत बुरा यानी अवमूल्यन, इन दो छोरों के बीच झूलते रहते हैं। यानी रिश्तों में या तो सब कुछ परफेक्ट है या एकदम खत्म, बीच का कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसे स्प्लिटिंग या ब्लैक एंड व्हाइट सोच भी कहते हैं। बीच का ग्रे एरिया देखना मुश्किल होता है। समझ गई। और तीसरा लक्षण है पहचान का संकट। मतलब व्यक्ति को यह समझने में बहुत मुश्किल होती है कि वो असल में कौन है। उसकी अपनी छवि, अपनी पहचान की भावना लगातार बदलती रहती है, स्थिर नहीं होती है। खुद को लेके कंफ्यूजन। हाँ, गहरा कंफ्यूजन। चौथा है आवेगी व्यवहार यानी इम्पल्सिविटी, जो कम से कम 2 क्षेत्रों में हो और खुद को नुकसान पहुंचा सकता हो। जैसे किस तरह का आवेगी व्यवहार? जैसे बहुत ज्यादा खर्च करना, बिना सोचे समझे पैसे उड़ा देना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना, नशा करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, या फिर एकदम से बहुत ज्यादा खाना, बिंज ईटिंग। ये सुनने में काफी खतरनाक लगता है। बिल्कुल। और 5वां लक्षण इसी से जुड़ा है, बार बार आत्महत्या का ख्याल आना, उसकी धमकी देना, कोशिश करना, या फिर खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाना, जिसे सेल्फ हार्म या सेल्फ म्यूटिलेशन कहते हैं। ओह, ये बहुत गंभीर है। जी हाँ। छठा है भावनाओं में तीव्र अस्थिरता। मूड बहुत तेजी से बदलता है। तेजी से मतलब घंटों में या कभी-कभी मिनटों में भी। जैसे तीव्र दुख महसूस होना, चिड़चिड़ाहट या चिंता महसूस होना, जो आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। इसे अफेक्टिव लेबिलिटी कहते हैं,
ये सामान्य मूड स्विंग से बहुत ज्यादा तीव्र होता है। और बाकी 3 लक्षण? 7वां है लगातार खालीपन महसूस करना, एक अंदरूनी खोखलेपन का एहसास। खालीपन? हाँ, जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। 8वां है तीव्र गुस्सा आना, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो। ये गुस्सा स्थिति के हिसाब से जरूरत से ज्यादा हो सकता है और बार बार गुस्सा दिखाना या झगड़ों का रूप ले सकता है। गुस्सा कंट्रोल ना कर पाना। जी। और 9वां लक्षण है कि जब तनाव बहुत बढ़ जाता है तो कुछ समय के लिए पैरानॉइड यानी शक वाले विचार आ सकते हैं, या गंभीर डिसोसिएटिव लक्षण महसूस हो सकते हैं। डिसोसिएटिव लक्षण मतलब खुद से या आसपास की दुनिया से कटा हुआ महसूस करना, जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा हो या वो खुद वहां मौजूद ही ना हो। ये तनाव के समय होता है। ये लक्षण वाकई जीवन को बहुत मुश्किल बना देते होंगे। रिश्तों, काम, हर चीज पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल। ये लक्षण व्यक्ति के जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई और खास बातें हैं जो बीपीडी में अक्सर देखी जाती हैं? हाँ, जैसा हमने कहा, भावनाओं की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति पल भर में जोर के गुस्से से गहरे अवसाद में जा सकता है। वास्तविकता की समझ भी कभी-कभी थोड़ी बिगड़ सकती है, खासकर तनाव में। एक और दिलचस्प बात यह है कि बीपीडी वाले कई लोग बाहर से काफी बुद्धिमान और सक्षम लग सकते हैं। अच्छा, हाँ, और कई सालों तक अपनी अंदरूनी उथल-पुथल को छुपाए रख सकते हैं या उससे किसी तरह जूझते रहते हैं। लेकिन कोई बड़ा तनाव, जैसे किसी करीबी रिश्ते का टूटना या किसी अपने की मौत, उनके जो बचाव के तरीके होते हैं उनको तोड़ सकता है और तब लक्षण पूरी तरह उभर सकते हैं। तो मतलब बाहर से सब ठीक लग सकता है पर अंदर तूफान चल रहा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। दूसरों पर भरोसा करने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उन्हें परित्याग का डर रहता है, और कभी-कभी अनजाने में या जानबूझकर वे दूसरों को अपनी जरूरतें पूरी करने वाला व्यवहार भी दिखा सकते हैं, जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि बाहरी रूप और अंदरूनी अनुभव में कितना अंतर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि बीपीडी होता क्यों है? इसके कारण क्या है? क्या ये जेनेटिक है या बचपन के अनुभवों का नतीजा है? क्या पता है हमें? देखिए, जैसा कि ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ होता है, बीपीडी का कोई एक अकेला कारण नहीं है। अच्छा, तो मल्टीफैक्टोरियल है। हाँ, बिल्कुल। इसे जैविक या आनुवांशिक कमजोरियों, सोचने के खास तरीकों और सामाजिक तनाव या माहौल, इन सब के मिले-जुले असर का नतीजा माना जाता है। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की भूमिका तो है। जेनेटिक्स की भूमिका है? कैसे पता? ट्विन स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अगर एक आइडेंटिकल ट्विन को बीपीडी है तो दूसरे को भी होने की संभावना 35% तक होती है। यह दिखाता है कि जेनेटिक फैक्टर है। करीबी रिश्तेदारों में भी इसका खतरा ज्यादा होता है। 35%? तो मतलब जेनेटिक्स पूरी कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माहौल और अनुभव भी बहुत मायने रखते हैं। बचपन के बुरे अनुभव, खासकर यौन शोषण, शारीरिक शोषण या भावनात्मक उपेक्षा, इनका बीपीडी के साथ काफी गहरा संबंध पाया गया है। बचपन के अनुभव? हाँ, कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि बीपीडी वाले बहुत से लोगों ने बचपन में किसी न किसी तरह का गंभीर दुर्व्यवहार या उपेक्षा झेली होती है। ये तो बहुत दुखद है। जी, ऐसा माहौल जहां बच्चे की भावनाओं को लगातार नकारा गया हो, उन्हें गलत ठहराया गया हो, या माता पिता भावनात्मक रूप से बच्चे से दूर रहे हों या उसकी देखभाल में लापरवाही की हो, वो भी एक बड़ा कारक हो सकता है। इसे कभी-कभी इनवैलिडेटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब बच्चे की भावनाओं को अहमियत न देना। हाँ, इसके अलावा पारिवारिक माहौल में अगर बहुत अस्थिरता रही हो या फिर तेजी से बदलते सामाजिक सांस्कृतिक हालात, जैसे कि अप्रवासियों में कभी-कभी देखा गया है, वो भी पहचान, खालीपन और अकेले रह जाने के डर जैसी भावनाओं को बढ़ाकर इसमें भूमिका निभा सकते हैं। तो ये प्रकृति और परवरिश यानी नेचर और नर्चर दोनों का एक जटिल मिश्रण लगता है। बिल्कुल सही, कोई एक चीज अकेले जिम्मेदार नहीं है। ये सब जानने के बाद सबसे अहम सवाल, क्या इसका इलाज संभव है? क्या बीपीडी से उभरा जा सकता है? क्योंकि लक्षण तो काफी गंभीर है। हाँ, और ये अच्छी खबर है कि पिछले कुछ सालों में बीपीडी के इलाज में काफी प्रगति हुई है। पहले इसे लाइलाज जैसा माना जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। ये तो बहुत राहत की बात है। हाँ। तो इलाज कैसे होता है? साइकोथेरेपी यानी बातचीत के जरिए इलाज सबसे मुख्य तरीका है। ग्रुप थेरेपी और इंडिविजुअल थेरेपी दोनों ही कई मरीजों के लिए प्रभावी साबित हुई हैं। कौन सी थेरेपी सबसे कारगर मानी जाती है?
पिछले करीब 15-20 सालों में खास तौर पर बीपीडी के लिए एक थेरेपी विकसित की गई है जिसका नाम है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, यानी डीबीटी। डीबीटी, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, ये मार्शल लिनेहन ने विकसित की थी और अध्ययनों में ये काफी सफल रही है बीपीडी के इलाज में। डीबीटी 4 मुख्य क्षेत्रों पर काम करती है जो बीपीडी में समस्या पैदा करते हैं: आत्म छवि की अस्थिरता, आवेगी व्यवहार, भावनाओं का तीव्र उतार चढ़ाव और रिश्तों की समस्या है। अच्छा, ये डीबीटी काम कैसे करती है? इसमें क्या सिखाया जाता है? डीबीटी 4 मुख्य कौशल या स्किल सिखाने पर जोर देती है। पहला है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ध्यान लगाना? ध्यान लगाना नहीं, बल्कि बिना जज किए वर्तमान क्षण पर ध्यान देना सीखना। अपनी सोच, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना। दूसरा है डिस्ट्रेस टॉलरेंस। डिस्ट्रेस टॉलरेंस मतलब जब तीव्र भावनाएं या संकट आए तो उसे बिना स्थिति को और बिगाड़े, जैसे कि सेल्फ हार्म किए या गुस्सा किए, बिना सहन करना सीखना। उसके लिए कुछ तकनीकें सिखाई जाती हैं। मुश्किल भावनाओं से डील करना सीखना। बिल्कुल। तीसरा है इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को समझना, पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना ताकि वे आप पर हावी ना हो जाएं। और चौथा है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी रिश्तों को बेहतर बनाना। हाँ, अपनी जरूरतें सही तरीके से बताना सीखना, ना कहना सीखना और सीमाएं तय करते हुए स्वस्थ रिश्ते बनाना और निभाना सीखना। ये चारों स्किल्स तो जीवन में वैसे भी बहुत काम के हैं। हाँ, बिल्कुल। डीबीटी इन स्किल्स को बहुत व्यवस्थित तरीके से सिखाती है। डीबीटी के अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो गलत या हानिकारक सोच के पैटर्न को बदलने पर काम करती है। सीबीटी भी? हाँ, सीबीटी के कुछ सिद्धांत भी उपयोगी होते हैं। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, जो रिश्तों की समस्याओं पर ज्यादा फोकस करती है, और साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक थेरेपी, जो पुराने अनुभवों और अचेतन मन पर काम करती है, वो भी कुछ लोगों के लिए मददगार हो सकती है। तो कई तरह की थेरेपी हैं। और दवाएं, क्या दवाएं भी दी जाती हैं? हाँ, दवाओं की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी अलग है। कोई ऐसी एक दवा नहीं है जो बीपीडी को ठीक कर दे। अच्छा। हाँ, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर या कभी-कभी कम डोज में एंटीसाइकोटिक्स जैसी दवाएं कुछ खास लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं, जैसे डिप्रेशन कम करने के लिए, मूड के तीव्र उतार चढ़ाव को संभालने के लिए या शक वाले विचारों को कम करने के लिए। पर ये दवाएं अकेले पूरी बीमारी का इलाज नहीं करती। थेरेपी मुख्य इलाज है, दवाएं सहायक हो सकती हैं। समझ गई। थेरेपी के साथ दवाएं मदद कर सकती हैं। जी हाँ। क्या ये भी सच है कि अक्सर बीपीडी के साथ दूसरी मानसिक समस्याएं भी होती हैं? क्या ये इलाज को मुश्किल बनाता है? हाँ, ये एक चुनौती है। बीपीडी के साथ अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, नशे की लत, सब्सटेंस अब्यूज या ईटिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी पाई जाती हैं। ओह, तो एक साथ कई चीजें हो सकती है। हाँ, इससे सहरुग्णता या को-अकरिंग डिसऑर्डर्स या कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। जब एक से ज्यादा समस्याएं एक साथ होती हैं तो इलाज थोड़ा और जटिल हो सकता है और ठीक होने में ज्यादा समय भी लग सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इलाज नहीं हो सकता, बस दोनों समस्याओं पर ध्यान देना होता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रभावी इलाज मौजूद है। क्या समय के साथ इसमें अपने आप भी कुछ सुधार आता है? मतलब क्या उम्र के साथ ये बेहतर होता है? इसका भविष्य कैसा माना जाता है, जिसे प्रोग्नोसिस कहते हैं? हाँ, ये देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीपीडी के कई लक्षण धीरे-धीरे कम तीव्र होते जाते हैं। सच में? कौन से लक्षण? खासकर जो आवेगी व्यवहार वाले लक्षण हैं, जैसे बिना सोचे समझे काम करना या सेल्फ हार्म, वो अक्सर कम हो जाते हैं। भावनात्मक अस्थिरता और रिश्तों की समस्याएं ज्यादा लंबे समय तक रह सकती हैं, पर उनमें भी सुधार आता है। तो उम्मीद है। बिल्कुल। सुधार कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि इलाज शुरू होते समय समस्या कितनी गंभीर थी, व्यक्ति के मौजूदा रिश्ते कितने सहायक हैं, क्या उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, बचपन में दुर्व्यवहार का इतिहास कितना गंभीर रहा है, और सबसे जरूरी, क्या व्यक्ति को सही और लगातार इलाज मिल रहा है। इलाज मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस बताती हैं कि इलाज शुरू होने के 10 साल बाद 86% तक लोगों में लक्षणों में काफी कमी यानी रिमिशन देखी गई है। 86%? ये तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि सही इलाज और समय के साथ बहुत सुधार संभव है। तो कुल मिलाकर पहले की तुलना में अब बीपीडी का पूर्वानुमान या प्रोग्नोसिस काफी बेहतर माना जाता है। ये सुनना बहुत उम्मीद जगाता है। तो आज हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की इस जटिल दुनिया को समझने की कोशिश की और खास तौर पर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की गहराई में गए। जी।
हमने देखा कि ये सिर्फ मूड की बात नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने, खुद को देखने और रिश्ते बनाने के वो गहरे पैटर्न हैं जो जीवन में काफी उथल-पुथल मचा सकते हैं। बिल्कुल। हमने अलग-अलग क्लस्टर्स को संक्षेप में जाना, उनके कुछ सामान्य लक्षणों और संभावित कारणों पर बात की, जिनमें जेनेटिक्स और बचपन के अनुभव दोनों की भूमिका है। हाँ, बीपीडी के मामले में हमने देखा कि अस्थिरता इसका मूल तत्व है, रिश्तों में, पहचान में, भावनाओं में, व्यवहार में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमने प्रभावी इलाज, खासकर डीबीटी जैसी थेरेपी और समय के साथ सुधार की जो उम्मीद है, उस पर भी चर्चा की। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि मदद उपलब्ध है। बिल्कुल, ये समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि ये स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, लेकिन सही मदद, सही इलाज और समय के साथ एक बेहतर, ज्यादा स्थिर जीवन जीना संभव है। ये वाकई एक गहन और महत्वपूर्ण जानकारी थी। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि बीपीडी में अस्थिर आत्मछवि एक बड़ा मुद्दा है, खुद को लेकर अनिश्चितता। जी। जरा सोचिए, आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर बाहरी छवि और दूसरों की स्वीकृति पर इतना जोर है, लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, क्या ये चीज पहचान की अस्थिरता को उन लोगों में भी नहीं बढ़ा रही होगी जिन्हें शायद कोई औपचारिक निदान न मिला हो? ये जो बाहरी सत्यापन पर निर्भरता बढ़ रही है, ये हमारी अपनी पहचान की भावना को कैसे प्रभावित कर रही है? ये शायद सोचने लायक सवाल है। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। तो इस विचार के साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।